चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2024 नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके डेमो लेक्चर्स पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कॉमर्स के लिए यूट्यूब पे डाले गए हैं। जो स्टूडेंट डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसकी हमने क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, तो उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए उसमें लेक्चर्स एक लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा। जो लेक्चर्स डेमो के रूप में रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, वो आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे भी। लेकिन एप्लीकेशन पर एक्सेस आप तभी कर सकते हैं जब आपने कोर्स परचेज किया। ठीक है, अभी 50% का ऑफ दिया जा रहा है, तो आप जैसे ही बैच परचेज करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में दिसंबर 2024 के लिए जो बैचेज हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की मिल जाएंगी, जिसके लिए आप दिए गए नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं दिखा दूं। हाँ, इस तीनों में से किसी भी एक नंबर पर कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको जानकारी मिल जाएंगी। तीनों नंबर्स हैं, आपको टीम वहाँ पर हेल्प करेगी कैसे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। ठीक, पेपर 1 के डेमो लेक्चर सारे डाल दिए गए हैं, उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं और उसके लिए आज से मतलब 15 ये जुलाई से हमने यूनिट नंबर 2 जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो मैंने शुरू किया है। साथ ही साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि उनका यूनिट नंबर 2 है, उनकी भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो वो लोग वो भी जाकर के यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, डेमो लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं। आज उसमें सिलेबस डिस्कस हुई है, कल से वहाँ पर टॉपिक शुरू होंगी रिसर्च रिलेटेड। बाकी कॉमर्स के भी 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाले गए हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, इंटरनेशनल थ्योरी का लेक्चर है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग का लेक्चर। और मैंने उन सब टॉपिक को हाईलाइट किया उस लेक्चर्स में जहां से इस बार क्वेश्चंस बने। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस बने थे जून 2024 जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग से क्वेश्चन बना था, जो कि यूनिट नंबर 4 है हमारा। पेपर 2 का आप यूनिट नंबर 4 उल्टोगे तो वहां पर एक टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस के अंदर लीज फाइनेंसिंग। कौन सा टॉपिक है? लीज फाइनेंसिंग टॉपिक है। तो वहां पर उसको जाकर के आप एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको जाकर के आप चेकआउट करें और लेक्चर्स को देखिए। ठीक, 3 लेक्चर्स वहां पर रिकॉर्डेड हैं और जो कोर्सेज परचेज कर लिए उनके लिए एप्लीकेशन पर तो मिल ही रहा है। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे जो डेमो लेक्चर्स के पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है यूनिट नंबर 4 से लीज फाइनेंसिंग ले लिया है। ठीक है, मतलब 3 लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, इंटरनेशनल थ्योरी और उसके बाद इंटरनेशनल थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए और उसके बारे में डिटेल वहां पर चर्चा की गई है। इसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग की चर्चा की गई है, जो कि यूनिट नंबर 7 है। आज हम बात करेंगे लीज फाइनेंसिंग की, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आए थे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे वो मैं दिखा देता एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था, जहां पर लीज फाइनेंसिंग के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके नाम और उसके डिस्क्रिप्शन को लिस्ट 1 लिस्ट 2 में डाला गया और आपको कहा गया कि इसको सही तरह से मैच करना है, इसका सही मैचिंग करके हमें क्या करना है, बताना है। किसमें? तो आपके जो लीज फाइनेंसिंग में थे, मतलब क्वेश्चन इसी तरह से बन के आया था। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग, तो इसको जानते हैं कि भाई सबसे पहले ये लीज फाइनेंसिंग होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस टाइप्स में लीज फाइनेंसिंग में क्या चीजें होती हैं, कौन किस चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और अगर जो यूट्यूब पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लीज फाइनेंसिंग में। लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे कि लीज फाइनेंसिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि लीज वर्सेस रेंट। एक महत्वपूर्ण चीज क्या बनता है? लीज वर्सेस रेंट, कि लीज और रेंट में अंतर क्या होती है, ये मेन चीज बनती है कि लीज और रेंट में क्या अंतर बनता है। तो लीज और रेंट में अंतर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म, अगर हमें शॉर्ट टर्म में कोई एसेट्स यूज करना है, मान लीजिए वो एसेट्स हमारे पास नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज,
तो हम किसी से रेंट पे लेकर के, किराया पर लेकर के उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में स्टे करना है, शॉर्ट टर्म स्टे के लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं, रेंट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसी संपत्ति को हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म उसके साथ स्टे करना है, तो वहां पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो करेंगे लीज का। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, लीज का ऑप्शन चूज करेंगे। लीज का ऑप्शन कब चूज होगा, जब लॉन्ग टर्म स्टे की बात होती है। रेंट में क्या होती है, शॉर्ट टर्म स्टे की बात होती है, ठीक है। लीज में ही फिक्स एग्रीमेंट, मतलब वहां पर लीज में आपको एक फिक्स एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। रेंट में कोई भी एक खास तरह का एग्रीमेंट नहीं रहता है, वहां मंथ टू मंथ एग्रीमेंट बनते हैं। मान लीजिए कि इस मंथ आप उस घर में रहे, आपने उसको किराया दे दिया, मतलब इस महीने आपने उस घर में बिजनेस किया, उस फ्लैट में, मतलब जो रेंट पर आपने लिया था उसमें बिजनेस किया और उसके किराया आपने पे कर दिया। तो ये रेंट जो है वो क्या है, मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है। क्या है, मंथ टू मंथ बदलता रहता है, उसका एग्रीमेंट है। लेकिन अगर हम लीज की बात करते हैं तो वो एक फिक्स एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एक फिक्स एग्रीमेंट बनता है कि इतने साल तक, मतलब 40 साल तक, 50 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक इस एसेट्स को हम अपने पास होल्ड करके रखेंगे और उसके बदले हम आपको एक क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, जिसको लीज रेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, लीज रेंटल कहा जाता है ना। इसमें सेट मंथली कॉस्ट, इसमें कॉस्ट कैन वेरी, मतलब यहाँ पर एक कॉस्ट को सेट किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए हम 50 साल के लीज रहे हैं, तो वहां पर हमें कहा जाता है कि आपको 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक सेट किया जाता है कि मतलब इतना तो पहले पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर आपको लीज रेंट चुकानी पड़ेगी। सुनते होंगे कि भाई लीज पे लिया है और 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो 1 करोड़ का कॉस्ट सेट किया कि भाई इतने साल तक अपने पास रखोगे तो 1 करोड़ रुपया उसका हो गया। इसके बाद जो लीज रेंटल है उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में आप क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं सेट मंथली कॉस्ट। तो लीज में ये सारी चीजें आती हैं। लॉन्ग टर्म स्टे करना है, लीज फॉलो करेंगे। शॉर्ट टर्म करना है तो रेंट फॉलो करेंगे। फिक्स एग्रीमेंट है, अगर लीज करना है तो फिक्स एग्रीमेंट करना पड़ेगा। रेंट में कोई फिक्स एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां मंथ टू मंथ एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए इस मंथ रहे, फिर अगले मंथ रहना है, फिर से एक नई एग्रीमेंट, नई विचारधारा, फिर हमने क्या करेंगे, फिर उन्हें पे करेंगे, फिर अगले महीने आए फिर पे करेंगे। मतलब इस तरह का पैटर्न उनके पास क्या करता है, चलता रहता है। यहाँ पर सेट मंथली कॉस्ट, यहाँ पर एक मंथली कॉस्ट सेट की जाती है। यहाँ पर कॉस्ट वेरी करता रहता है, मान लीजिए इस महीने कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। यहाँ पर एक कॉस्ट सेट कर लिया था कि यही कॉस्ट क्या करना है, हमको पे करना है। आज से 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक, जो भी मतलब टर्म होगा उस हिसाब से क्या करना है, एक मंथली कॉस्ट सेट कर लिया गया, वो आपको पे करना है। तो ये सबसे बड़ी मेजर डिफरेंस होती है लीज और रेंट में। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर लीज ही क्यों लेंगे, रेंट क्यों नहीं लेंगे। अब वहां पर एक असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बना सकता है कि लीज ही जरूरी क्यों है, रेंट क्यों जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पंगा सा फंस जाता है कि लीज ही जरूरी क्यों, रेंट लीज जरूरी है, रेंट जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो जैसे इसमें आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में अंतर पढ़ा है, इस अंतर से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि मुझे लीज लेना चाहिए या रेंट लेना चाहिए। अगर आप ये देखना है कि भाई मुझे लंबे समय तक बिजनेस करना है, इस एसेट्स की हमें जरूरत है, वो एसेट्स खरीदने के पे हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर लॉन्ग टर्म स्टे करके रखना है तो आप लीज करो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म करना है, मान लीजिए आपको लंबे समय तक मतलब कोई बिजनेस करने की मंशा नहीं है, आप एक देखना चाहते हैं कि हम करते हैं, चलेगा तो इसको कैरी ऑन करेंगे, नहीं चलेगा तो हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे। अब वहां पर आपको रेंट लेने की जरूरत है, आप लीज मत लो, क्या करो, रेंट लो। क्योंकि आप ये करना चाहते हो ना कि मतलब आप कुछ दिन करके देखना चाहते हो, फिर अगर वो क्या करेगा, फिर वो अगर सस्टेन रहने वाला है, सस्टेन रह सकता है, तो फिर उसको आप लेकर आगे बढ़ेंगे, वरना आगे लेकर के नहीं बढ़ेंगे। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए, रेंट लेना चाहिए। बात समझ में आए कि लीज कब लेना चाहिए और रेंट कब लेना चाहिए, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब लीज की बात आ गई कि लीज कब लेना है, रेंट कब लेना है, तो उसमें आप बात आ जाती है कि भाई लीज फाइनेंसिंग क्या करनी, लीज फाइनेंसिंग की, लीज का मतलब होता है पट्टा। तो यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, लीज फाइनेंसिंग की बात आ जाती है। किसकी बात आती है, लीज फाइनेंसिंग की बात आ जाती है। जो कंटेंट रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं स्लाइड में, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो, जो हिंदी मीडियम के लिए उसके भी दिक्कत ना हो, और जो हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी परेशानी नहीं हो। तो मतलब तीनों जो स्टूडेंट है, तीनों तरह के, तीनों टाइप्स के जो स्टूडेंट हैं जो इस नोट्स को देख रहे होंगे, मान लीजिए जिनके पास पहुंचा होगा, वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इंग्लिश क्या, तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी है तो हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश सीखने की एक जिज्ञासा है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, बाकी अगर हिंदी में रखना चाहे तो हिंदी में भी रख सकते हैं, कोई समस्या हमें नहीं है। ठीक है। लीज फाइनेंसिंग की बात अगर हम करेंगे तो बोला लीज फाइनेंसिंग संपत्ति के मालिक और दूसरा पक्ष उपयोगकर्ता के बीच एक संविदात्मक समझौता है,
मतलब एक अग्रीमेंट है किसके बीच में, तो जो उस संपत्ति का मालिक है वो और जो उस संपत्ति को उपयोग करना चाहता है, जो उसके उपयोग करते हैं, उसके बीच एक अग्रीमेंट है जो आवधिक भुगतान के लिए दूसरे पक्ष को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देती है। इस एग्रीमेंट में होता क्या है, तो सर इस एग्रीमेंट में ये होता है कि वहां पर एक आवधिक भुगतान किया जाता है, पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है। ठीक है, कौन करता है पीरियोडिक पेमेंट, तो जो उसका उपयोग करता है वो उसका पीरियोडिक पेमेंट करेगा और उस पीरियोडिक पेमेंट के बदले वो संपत्ति उसे उपयोग करने के लिए मिल जाती है। ध्यान सुनिएगा, वो संपत्ति उसे उपयोग करने के लिए मिल जाती है उस पीरियोडिक पेमेंट के बदले। ये नहीं कहा कि भाई उसके ओनरशिप मिल जाती है, क्योंकि यहां पर वो उपयोग करता है ना कि उसके ओनर है। जैसे अगर मान लीजिए ओनरशिप मिल गई तो हम तो मानते हैं सेल कर रहे हैं, लीज और सेल में यही अंतर होता है। मान लीजिए कि आप, मेरे पास संपत्ति है, आपको जरूरत है, तो आपने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने आपको क्या कर दिया, बेच दिया। नहीं, आप पीरियोडिक पेमेंट ही कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो परचेज हो गई, आपके लिए परचेज हो गई, मेरे लिए सेल हो गई। लेकिन यहाँ पर लीज की बात करते हैं तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल और केवल उपयोग करने का अधिकार दिया है, मतलब कि राइट्स टू यूज। क्या करने का अधिकार दे रहा है, उपयोग करने का अधिकार दे रहा है, मतलब राइट्स टू यूज दे रहा है। मतलब लीज फाइनेंसिंग क्या करता है, राइट्स टू यूज प्रदान करता है। क्या करता है, राइट्स टू यूज प्रदान करता है। नहीं कि भाई जो संपत्ति का मालिक है और जो दूसरा पक्ष उसका उपयोग करता है, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ और उपयोग क्या करता है, आवधिक भुगतान करेगा, किसको करेगा, तो मालिक को करेगा, और मालिक उसके बदले क्या करता है, उस संपत्ति का राइट्स टू यूज किसे देता है, उसके उपयोगकर्ता को। किसको देता है, उसके उपयोगकर्ता को। एक लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। इसके बाद कहता है ऐसी संपत्तियों के मालिक को पट्टादाता लेसर के नाम से जाना जाता है और ऐसे समझौते के तहत संपत्ति के उपयोगकर्ता को लेसी पट्टेदार कहा जाता है। मतलब यहां जो अग्रीमेंट हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, एक संपत्ति का मालिक, दूसरा संपत्ति का उपयोगकर्ता, तो जो संपत्ति के मालिक है उसको कहा जाएगा पट्टेदार, लेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पट्टेदार कहा जाता है, लेसर कहा जाता है। और दूसरे होते हैं सॉरी पट्टादाता, लेसर कहा जाता है। दूसरे होते हैं उसके उपयोगकर्ता, जिसको लेसी कहा जाता है। जो मालिक है उसको लेसर, पट्टादाता कहा जाता है, मतलब पट्टा देने वाला पट्टादाता। जो पट्टा लेगा मतलब लीज पर लेगा, जो उसके उपयोग करता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है लेसी, पट्टेदार। जो देता है पट्टेदाता लेसर, जो लेता है पट्टेदार लेसी। और किराए का भुगतान, आवधिक भुगतान को पट्टा किराया, लीज रेंटल के रूप में जाना जाता है। और जो हमने कहा ना कि आवधिक भुगतान करता है कौन, उसके उपयोग करता, उसके मालिक को, ताकि उस संपत्ति का जो राइट्स टू यूज है वो हमें मिले। तो उस आवधिक भुगतान को, उस पीरियोडिक पेमेंट को लीज रेंटल के नाम से जाना जाता है। तो इस स्लाइड से आपको तीन बातें क्लियर होती है। क्या बातें क्लियर होती है, तो लीज फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, तो लीज फाइनेंसिंग सर एक एग्रीमेंट है जो दो व्यक्तियों के बीच में, पहला व्यक्ति संपत्ति का मालिक, दूसरा व्यक्ति संपत्ति का उपयोगकर्ता, उन दोनों के बीच होता है। जहां पर वो क्या करते हैं सर, जहां पर वो एक आवधिक भुगतान के बदले जो संपत्ति का मालिक है, नहीं जो संपत्ति का मालिक है वो क्या करता है, राइट्स टू यूज प्रदान करता है। किसको, तो राइट्स टू यूज प्रदान करता है उनके जो मतलब जो उसके उपयोग करता है उनको। उपयोग क्या करता है, आवधिक भुगतान करता है और उसके बदले क्या करता है, राइट टू यूज उसे दे देता है। क्या करता है, राइट्स टू यूज उसे दे देता है। क्लियर है यहां तक। तो जो वहां पर आवधिक भुगतान वहां मिलती है उसे कहा जाता है लीज रेंटल। क्या कहा जाता है उसके, लीज रेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसका, लीज रेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, लीज रेंटल के रूप में जाना जाता है, लीज रेंटल कहा जाता है। क्लियर है। अब लीज फाइनेंसिंग मध्यम और दीर्घकालिक के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। लीज फाइनेंसिंग जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में से एक है। मीडियम टर्म कह सकते हैं या आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीडियम टर्म कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। अब लीज फाइनेंसिंग में कितने पार्टीज होती हैं, तो सर लीज फाइनेंसिंग में दो पार्टी होती हैं, जो कि पहला होता है लेसर, जिसका जो कि संपत्ति का मालिक है, और इसको कहा जाता है पट्टादाता। क्या कहा जाता है इसको सर, इसको पट्टादाता कहा जाता है। और जो लेसी मतलब जो संपत्ति का उपयोग करता है, मतलब ये संपत्ति का मालिक है, ये संपत्ति का मालिक है ना, और ये है लेसी। ये कौन है, लेसी, संपत्ति का उपयोग करता है ये, संपत्ति का क्या है, उपयोग करता है। नहीं नहीं
इसको कहते हैं पट्टेदार। इसको क्या कहते हैं? पट्टेदार कहते हैं। तो पार्टीज जो होती है कितनी होती हैं? सब 2 पार्टीज होती हैं लीज फाइनेंसिंग में। पहली पार्टीज होती है लेसर, जिसको आप पट्टादाता कहते हैं, मतलब संपत्ति का मालिक होता है। और दूसरा पार्टी होता है लेसी, जो कि संपत्ति का उपयोग करता होता है, जिसको संपत्ति उपयोग में लेना है, और उसको हिंदी में कहा जाता है पट्टेदार। इसको कहा जाता है पट्टेदाता, और इसको कहा जाता है क्या? पट्टेदार कहा जाता है। ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट ग्रांट लीज, लीज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड। अब यहां कहा जाता है कि देखिए माइनर, क्या माइनर लीज कर सकता है? तो कहता है कि माइनर कभी भी लीज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? माइनर कभी भी लीज नहीं कर सकता। ग्रांट, माइनर कैन नॉट ग्रांट लीज लिख दिया है। माइनर कैन नॉट ग्रांट, माइनर कोई भी लीज ग्रांट नहीं कर सकता है। लीज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड, और कोई भी लीज अगर माइनर के द्वारा किया गया है तो वो वॉइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यहीं पर चर्चा आती है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा भी था कि जब यूनिट नंबर 9 की हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो वहां पर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, और वॉइडेबल क्या है, ये तीनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये तीनों का डिफरेंस। तो बोला माइनर कैन नॉट ग्रांट लीज, लीज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड, और कोई भी लीज अगर माइनर के द्वारा किया जाता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ लीज, लीज कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के लीज की चर्चा की गई है, और इसी से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया था। फाइनेंशियल लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, सेल्स एंड लीज बैक है, और चौथा जो होता है वो होता है डायरेक्ट लीज। मतलब 4 प्रकार के लीज आपके पास लीज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो पहला असर होता है, पहला कौन सा? पहला होता है हमारा फाइनेंशियल लीज, दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज, तीसरा होता है सेल्स एंड लीज बैक, और चौथा होता है डायरेक्ट लीज। ठीक है। अब डायरेक्ट लीज की हम बात करेंगे तो वहां पर 2 लीज होती है। एक होता है बाय पार्टिएट लीज एंड ट्राई पार्टिएट लीज। बाय पार्टिएट लीज का मतलब होता है जब 2 पार्टी, जब लीज में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है तो उसको कहा जाता है बाय पार्टिएट लीज, और जब लीज में 3 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहते हैं ट्राई पार्टिएट लीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्राई पार्टिएट लीज उसे कहा जाता है। मतलब फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक, डायरेक्ट लीज के फिर 2 पार्ट, बाय पार्टिएट एंड ट्राई पार्टिएट लीज। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइनेंस, सबसे पहला कौन सा लेंगे? फाइनेंशियल लीज लेंगे। कौन सा लेंगे? फाइनेंशियल लीज लेंगे। बोला फाइनेंशियल लीज की अगर हम बात करेंगे, उसको हिंदी में कहा जाता है वित्तीय पट्टा। क्या कहा जाता है उसको? वित्तीय पट्टा कहा जाता है फाइनेंशियल लीज को। तो बोला वित्तीय पट्टा एक समझौता है जिसमें समझौते की समाप्ति के समय तक संपत्ति के स्वामित्व के साथ साथ सभी जोखिम और पुरस्कार भी पट्टेदार को हस्तांतरित हो जाता है। मतलब फाइनेंशियल लीज एक ऐसा लीज है जहां संपत्ति का मालिक क्या करता है, उसके उपयोगकर्ता को 3 चीजें, उसके स्वामित्व मतलब उसका ओनरशिप भी उसे ट्रांसफर करता है, जितने भी उस एसेट से संबंधित जोखिम होंगे वो भी ट्रांसफर करता है, उस एसेट से संबंधित जो भी रिवॉर्ड होगा वो भी, मतलब उस संपत्ति से संबंधित जो भी रिस्क है ना, सभी रिस्क, सभी प्रकार के रिवॉर्ड है ना, एंड लीज के समाप्ति तक का ओनरशिप भी ट्रांसफर किया जाता है। किसको? सर लेसी को। किसको? लेसी को। मतलब लेसर के द्वारा उस संपत्ति से संबंधित जितनी भी रिस्क, रिवॉर्ड और लीज समाप्त होने तक का जो ओनरशिप है वो लेसर के द्वारा लेसी को प्रदान किया जाता है। किसमें? फाइनेंशियल लीज में। ठीक है। कहता है नीचे दी गई किसी भी एक शर्त का पालन किया जाता हो तो उसे वित्तीय पट्टा कहा जाएगा। परिसंपत्ति का स्वामित्व या होल्डिंग पट्टे के अंत में बिना या बहुत मामूली प्रतिफल के साथ हस्तांतरित हो जाती है। अब इतने दिन तक उसके पास संपत्ति रखी हुई है तो उसका मालिक कहता है कि आप ही खरीद लो, नहीं नॉर्मल पैसा जो हमको बनता है वो दे दो और ले लो। पट्टे की अवधि आमतौर पर किसी परिसंपत्ति के व्यवसायिक जीवन की होती है, और जो फाइनेंशियल जो लीज है उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो उस संपत्ति के जो व्यवसायिक जीवन है उतना लंबा होता है। मान लीजिए कोई हम मशीन वहां पर लीज पर लिए, तो फाइनेंशियल अगर लीज करते हैं तो मान लीजिए कि मशीन की लाइफ है 40 साल तक, तो वहां पर जो लीज का जो टाइम पीरियड होगा
वो कम से कम 37-38 साल तक का होता है ना, मतलब पूरी इसकी व्यावसायिक जीवन नहीं, जो कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड होता है लीज का। और ये चीज यहाँ पर होती है केवल फाइनेंशियल लीज में होती है। कहाँ पर होती है? फाइनेंशियल लीज में होती है। ठीक है, अगली है संपत्तियां विशिष्ट प्रकृति की होती हैं और महत्वपूर्ण संशोधन किए बिना पट्टेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और केवल हमने किसको दिया है? पट्टेदार को दिया है, लेसर को दिया है, सॉरी लेसी को दिया है। तो लेसर कहता है कि इसका उपयोग केवल और केवल आपके द्वारा किया जाएगा, इसका उपयोग सभी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अवशिष्ट मूल्य के साथ पट्टे किराए का वर्तमान मूल्य संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर होता है। अवशिष्ट मूल्य जो उसका स्क्रैप वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू के साथ पट्टा किराया, मतलब पट्टा किराया का जो आज का वर्तमान मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू है वो, उसके बाद जो उसका स्क्रैप वैल्यू है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं संपत्ति का उचित मूल्य बनेगा। क्या बनेगा? संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर बनेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अवशिष्ट मूल्य के साथ पट्टा किराया का वर्तमान मूल्य संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि सर फाइनेंशियल लीज से हमने क्या सीखा, तो फाइनेंशियल लीज से हमने सीखा कि फाइनेंशियल लीज एक ऐसा लीज है जहां पर उस लीज की अवधि जो होती है वो किसी संपत्ति के व्यवसायिक जीवन जितनी लंबी होती है। पहली बात तो ये सीखा है। दूसरी चीज सर सीखा है कि वहां पर तीन जो फाइनेंशियल लीज है वो लंबे समय अवधि के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ वहां पर लेसर के द्वारा लेसी को उस संपत्ति से संबंधित सभी तरह के रिस्क, सभी तरह के रिवॉर्ड, सभी तरह के मतलब और उसके ओनरशिप, जब तक लीज खत्म नहीं होता है तब तक उसकी ओनरशिप भी उन्हें ट्रांसफर की जाती है। मतलब 20 सालों तक आपको हम ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज करना होगा। क्या करना होगा? तो इस संपत्ति से संबंधित जितने भी रिस्क, जितने भी रिवॉर्ड होंगे वो आज से लेसी के होंगे, ना कि लेसर के होंगे। क्लियर? ये है फाइनेंशियल लीज की विशेषता। अगले चलती है, अगले लीज की बात हम करते हैं। अगला लीज है सर हमारा ऑपरेटिंग लीज, जिसको आप कहते हैं परिचालन बट्टा। वो कौन सा था? वित्तीय बट्टा। ये है परिचालन बट्टा, सॉरी पट्टा। परिचालन पट्टा को सर्विस लीज के रूप में भी जाना जाता है। एक परिचालन पट्टे में कोई जोखिम और पुरस्कार पट्टेदार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है और पट्टेदार को संपत्ति संबंधित सेवाएं जैसे रख रखाव, मरम्मत आदि प्रदान करनी होती है। इस प्रकार के पट्टे में पट्टेदार एक पट्टेदार से परिसंपत्ति की लागत की वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक अल्पकालिक पट्टा है और इसीलिए परिचालन पट्टे का किराया द्वितीय पट्टे किराया से बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जो हमारा ऑपरेटिंग लीज होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। क्या होता है? वो टाइम पीरियड कम होता है। तो टाइम पीरियड जो कम होता है तो इसीलिए उसका जो लीज रेंट होता है वो हमारे फाइनेंशियल लीज से ज्यादा होता है ना। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जरूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे होते हैं केवल लेसर वही करता है। मान लीजिए कोई ट्रक आपने लीज पर ले लिया है तो उसमें छोटे मोटे पार्ट पुर्जे खराब हो गए तो इसका जो रख रखाव होगा, उसके जो मेंटेनेंस चार्ज होंगे वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? सर वो दिए जाएंगे लेसी के द्वारा। लेकिन अगर कोई बड़े चेंजेस हैं, स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गई है, इंजन में प्रॉब्लम आ गया है, बड़े अमाउंट लगेंगे तो वो चीज कौन करके देगा? सर वो करके देगा उस संपत्ति का मालिक, जो कि लेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कि लेसर कहलाता है। ठीक है, वो देगा। अगली ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में अंतर बताया है। ओनरशिप विद द लेसर, ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप किसके पास होती है? लेसर के पास होती है, मतलब जो संपत्ति का मालिक होता है उसी के पास होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की, लिखा है ट्रांसफर ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लेसी ऑन द लीज पीरियड इज देयर विद द लेसी। मतलब यहां पर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट विद द लेसर। ऑपरेटिंग लीज की अगर हम बात करेंगे तो संपत्ति से संबंधित कोई भी रिस्क रिवॉर्ड होगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होंगी? लेसर की होंगी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं तो ये सारे रिस्क और रिवॉर्ड किसके माथे मढ़ेंगे? मत्थे मढ़े जाएंगे लेसी के। किसके मत्थे मढ़े जाएंगे? लेसी के मत्थे मढ़े जाएंगे। परचेज ऑप्शन डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। ऑपरेटिंग लीज छोटे समय के लिए होता है तो यहाँ पर किसी भी तरह के परचेज ऑप्शन आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन द लेसी हैव परचेज ऑप्शन। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल लीज आपने की है, लंबे समय अभी तक आपने लीज पर रखा है उस चीज को, तो अगर आप चाहे तो आपके पास एक परचेज ऑप्शन भी होता है कि अब आप इसे खरीद लीजिए। एक्सपेंसेज बोर्ड बाय लेसर, कोई भी तरह का खर्चा यहाँ पर एक्सपेंस होगा तो लेसर के द्वारा बाय किया जाएगा।
अगर हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं तो वहां पर लेसी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? लेसी के द्वारा किया जाएगा। रनिंग कॉस्ट टू लेसी, नो रनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब यहाँ पर कोई रनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगता है इसके अंदर। रनिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर हायर, और यहाँ पर जो रनिंग कॉस्ट होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होती हैं, वो हायर होती हैं। टैक्स बेनिफिट टू लेसी, नो डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड, मतलब अगर ऑपरेटिंग लीज की बात है तो लेसी के द्वारा कोई भी डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संपत्ति तो किसके पास है? ये संपत्ति है लेसर के पास। तो लेसर अपने आईटी रिटर्न में, अपने बेनिफिट्स में डिप्रिसिएशन को लेस कर सकता है, बाकी लेसी कभी नहीं कर सकते। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन बोथ क्लेम्ड, लेकिन अगर फाइनेंशियल लीज की बात है तो वहां पर आपके इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों को क्लेम किया सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दोनों को हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसको क्लेम करके ले सकते हैं। अगली जो हमारी है वो लीज, वो है सेल्स एंड लीज बैक। अब यहां पर क्या है कि यह एक अप्रत्यक्ष पट्टा है जिसका उपयोग आमतौर पर कंपनियों द्वारा किया जाता है जब उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी में कमी का सामना करना पड़ता है। वे आवश्यक पूंजी इकट्ठा करने के लिए संपत्ति को अन्य अग्रणी कंपनी को बेच देते हैं और फिर उसी संपत्ति को पट्टे पर वापस ले लेते हैं। कुछ किराए की राशि के विरुद्ध लंबी अवधि इस प्रकार के पट्टे में पिछला मालिक स्वयं पट्टेदार बन जाता है और नया मालिक नया मालिक क्या बन जाता है? पट्टेदार, और सॉरी जो पिछला मालिक है स्वयं क्या बन जाता है? पट्टेदार बन जाता है, और नया मालिक क्या बन जाता है? पट्टेदाता बन जाता है। नया मालिक कौन बन जाता है? पट्टेदाता बन जाता है। मतलब इस प्रकार की लीज में क्या होती है, सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि हमने एक संपत्ति, हमें मशीन की जरूरत है जिससे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते, तो वो मशीन तो हमने हैवी मशीन खरीद तो ली। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल मौजूद है नहीं, तो रॉ मटेरियल की चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करें? तो वो क्या करता है कि उस जो मशीन है अपना, वो किसी को बेच देता है, किसी बड़े कंपनी को, और फिर कहता है हम एक ही शर्त पर आपके साथ बेचेंगे कि वो संपत्ति आप मुझे लौटाओगे। क्या करोगे? वो संपत्ति आप मुझे लौटाओगे। नहीं, क्या करेंगे? और वो संपत्ति आप मुझे लौटाओगे, मतलब हमें फिर से उसे क्या करना है? लीज पर लेना है। मतलब आपको बेच तो रहे हैं लेकिन यही संपत्ति मुझे लीज पर लेना है क्योंकि इसी से हमारा प्रोडक्शन होने वाला है। मान लीजिए वो बड़ी कंपनी मान जाती है कि ठीक है तुम हमको बेचो, बाकी लीज पर रख लेना। तो यहां पर क्या करता है, जो मालिक रहता है, पहले से जो मालिक रहता है, वो क्या करता है कि अपनी जो एसेट है उसको बेच देता है। ठीक है, एसेट क्या करता है? बेच देता है जिसको भी, और उसी से लीज पर ले भी लेता है अपने उपयोग के लिए, है ना? उसको कहते हैं सेल्स एंड लीज बैक, मतलब सेल्स भी कर दिया और फिर उसको क्या कर लिया? लीज के थ्रू बैक भी कर लिया। क्या कर लिया? लीज के थ्रू बैक भी कर लिया। अगली है कौन सी? डायरेक्ट लीज। कौन सी होती है? डायरेक्ट लीज। अब डायरेक्ट लीज की बात करेंगे, दो है, एक है बाईपार्टिएट, एक है ट्राईपार्टिएट। अब अगर बात करेंगे डायरेक्ट लीज की, इस पट्टे में पट्टेदार सीधे संपत्ति को पट्टे पर ले लेता है, अर्थात पट्टेदार बिक्री जैसे किसी भी समय संपत्ति का पिछला मालिक नहीं था, और पट्टे पर वापस, यह पट्टा दो प्रकार का होता है। नहीं, अब इस पट्टे में क्या होता है? डायरेक्ट लीज, मतलब आप मान लीजिए गए खरीदने के लिए, वहीं से हमने क्या कर लिया? लीज पर ले लिया। आप वहां परचेज कर रहे थे, वहीं से हमने क्या कर लिया? लीज पर ले लिया। अब ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है लेसर बाईपार्टिएट, लेसर और लेसी, और जिसमें ट्राईपार्टिएट की बात होती है, त्रिपक्षीय की बात होती है, ट्राईपार्टिएट की बात होती है। इस पट्टे में तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन सा? पट्टा धारक, प्रबंधन और मकान मालिक, तीन होते हैं। ठीक है, कौन से? त्रिपक्षीय पट्टा में। अब इसके सर एडवांटेज क्या क्या, ये भी बता दीजिए। एडवांटेज में जो हमारे क्या है, अभी जो हमने जाना कि भाई जो पट्टा की बात करेंगे उसमें अगर हम क्या करें, एडवांटेज की बात करेंगे, सबसे पहला है फिक्स इंटरेस्ट। क्या है हमारा? इंटरेस्ट जो होता है वहां फिक्स होता है, मतलब इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आती, फिक्स इंटरेस्ट रहता है। टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही ज्यादा कम से कम से आप शुरुआत कर सकते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ द कंपनी कैपिटल, ये कंपनी कैपिटल को इफेक्टिव यूज करता है। कन्वीनियंस रहता है, सुविधा रहती है। टाइम सेवर है, मतलब टाइम ज्यादा नहीं कंज्यूम करेगा, आपको समय समय क्या मिल जाएंगी? उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगी। नो एसेट्स ऑब्सोलेंस बर्डन, कोई भी अलग तरह का जो एसेट ऑब्सोलेंस नहीं है, कोई भी केस इस तरह का अभी तक बर्डन बन करके नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये सारे एडवांटेज हैं। इसके बाद आती है कि इसकी डिसएडवांटेज की बारी आती है, जिसमें सबसे पहला आता है कि डिसएडवांटेज नो ओनरशिप, मतलब हमारे पास संपत्ति तो है, हमारे पास संपत्ति तो है, लेकिन उसका मालिकाना हक किसी और के पास है, तो मतलब अपने आप को कभी भी ओनरशिप आप फील नहीं कर सकते, नो ओनरशिप। मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का जो मेंटेनेंस खर्च होता है। लीज एक्सपेंसेस देना है। पेनल्टी ऑन लीज टर्मिनेशन, हायर कॉस्ट, है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ इक्विपमेंट, नो बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू सॉरी ऑपरेशंस सॉरी एप्रिसिएशन, नो बेनिफिट ऑफ वैल्यू एप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू एप्रिसिएशन का
कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। डबल टैक्सेशन भी लग जाता है, मतलब एक बार लेसी को लग जाता है, एक बार लेसर को लग जाता है, तो उसे डबल टैक्सेशन भी कहेंगे। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बन रहा है फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक, डायरेक्ट लीज, उसका मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन करना था। जो भी लोग जुड़े हुए फटाफट एक बार क्वेश्चन करिए। यही क्वेश्चन पूछा था जून 2024 के एग्जाम में। अभी आपने तीनों चारों के बारे में पढ़ा है, तो कमेंट में करिए कि कौन सा होगा। फाइनेंशियल लीज किसे कहेंगे, ऑपरेटिंग लीज किसे कहेंगे, सेल्स एंड लीज बैक किसे कहेंगे, और डायरेक्ट लीज किसे कहेंगे? फटाफट करिए। कौन सा होगा? अब देखिए, इसमें सबसे पहला चर्चा किसका है? फाइनेंशियल लीज का है। The lessor does not transfer all the risk and reward incidental to ownership of assets. भाई ऑपरेटिंग लीज, ये बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। बी का 4 देखना है कहां पर? इसमें है। ए का क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीज 1। ए का 1। लीज तथा अस्तित्व की समाप्ति, स्वामित्व संबंध सभी जोखिम और लाभ महत्वपूर्ण रूप से लीज लेने वाले को हस्तांतरित करता है। मतलब यहां पर क्या करता है? लेसर ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, है ना, सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, तो फाइनेंशियल लीज कहेंगे। ऑपरेटिंग लीज में द लेसर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द एसेट। द lease under which a lessor own acquire the asset that are leased to a given lessee. The lessee sell an asset for cash to prospective lessor. वहां पर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4, सी सेल्स एंड लीज बैक का हो जाएगा। सेल्स एंड लीज बैक का सी का हो जाएगा कौन सा? सी का हो जाएगा 3rd, डी का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब आपने देखा कि भाई कितने छोटे टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कंटेंट के रूप में भेजे जाते हैं, पीडीएफ के रूप में भेजे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों बनाता हूं, तो उसके आप नोट्स जरूर बनाइए। बिना नोट्स बनाए काम नहीं होने वाला है। उसका नोट्स जरूर बनाइए ताकि वो रिवीजन टाइम में काम देगा। अभी तक 4 टॉपिक मान लीजिए पढ़े, तो चारों से मैंने क्वेश्चन दिखाया कि चारों से आए हैं। आईटीआर की बात करेंगे कल हम, जो आईटीआर पढ़ने वाले इनकम टैक्स रिटर्न, वहां भी इसकी चर्चा की गई है ना। तो आप वहां पर उसको, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो आपके नजर में जो देखना चाहते हैं कैसी पढ़ाई होती है, तो आप पुस्तक शेयर भी कर दीजिएगा। ये यूट्यूब पे पब्लिश होंगी, और इसका जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है ऑलरेडी। नहीं आया होगा फिर से भेज देंगे, है ना। उसके बाद उसको क्या करना है? पढ़ के आना है। क्या करना है? उसको पढ़ करके आना है, नोट्स उसके बना करके आना है। क्लियर है? कल हम लोग क्लास करेंगे आईटी रिटर्न के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, है ना। किसके बारे में? इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं कल। और कल से मैं टाइमिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स की जो टाइमिंग है वो मैं कर रहा हूँ 11:30 में, 11:30 बजे, 11:30 बजे कर रहा हूँ, 11:30 से लेकर के 1 बजे तक। और इसकी जो टाइमिंग है वो है कौन सी? 10 बजे से लेकर के 11, 10 से 11, मान लीजिए कभी 11 से 11:15 हो जाएंगे। 10 से 11 ये है पेपर 1 का टाइमिंग। और इसी में अभी क्या किए? रिसर्च शुरू किए हैं, तो इसी में जोड़ करके हम क्या पढ़ा रहे हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका साइकोलॉजी का पूरा पढ़ा रहे हैं 10 से 11। और 11 से 1, 11:30 से 1 कॉमर्स। ठीक है, बाद में जैसे ही रिसर्च मेथड खत्म होगा, साइकोलॉजी की भी टाइम को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। और जो फ्री क्लासेस चलता था यूट्यूब पे, उसकी टाइमिंग जो दे दी गई है 4 बजे, 4 बजे हर एक रोज 4 बजे, 4 PM पर, 4 PM। ठीक है, ये है यूट्यूब के फ्री क्लास की, यूट्यूब के फ्री क्लास की। ठीक, चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, इनकम टैक्स रिटर्न की। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी आ चुका है, जाकर वहां से चेकआउट और विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, टॉपिक के लिए। और उसके नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स खुद क्रिएट करिए। नोट जितना बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, रिविजन होगा, याद रहेगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।